हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, जो सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स है। BAG, BSCG, BCom जी के लिए। तो उनके लिए ये इसमें हम डिस्कस करेंगे वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकता है। तो हाँ, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं और ये काफ़ी सिंपल भी है, लेकिन इसमें आपको ऐसी नॉलेज मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हिंदी के बारे में जो नॉलेज मिलेगा वो आप जो है जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, उनमें भी वो हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें क्या है कि आप जो प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं जैसे UPSI, दिल्ली SI, उनमें जो हिंदी इम्पोर्टेंट रहता है ना, जो फाउंडेशन है पास करना, तो वो सब इसी में से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से अच्छे नंबर्स के मार्क्स आएंगे, क्योंकि दूसरी यूनिट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में से पक्का लॉन्ग एंड शॉर्ट आता है, तो आपको मैक्सिमम नंबर इसमें से लाना है। कम से कम 15 नंबर आ सकते हैं इसमें से, इस एक ही यूनिट में से। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है मेरे साथ। और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग मैंने जैसा कि बताया आ सकता है। नॉलेज से भरी हुई वीडियो है और इसमें हार्ड हिंदी का प्रयोग किया गया है, जिसको मैं सिंपल हिंदी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, और जिस पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज। इसमें सभी क्लासेस अपलोड हो रही हैं जितनी भी इग्नू से रिलेटेड है। सभी कोडों की, सभी जो कोड आपने लिए हुए हैं उनके बारे में सभी ऑनलाइन क्लासेस में अपलोड करने वाला हूं। और इग्नू के जो डाउट हैं स्टूडेंट्स के, वो सब कैसे दूर करने, वो पूरा इसमें बताया गया हुआ है। और जो BAVAE जो इन्वायरमेंट वाला कोर्स है, उसका जो असाइनमेंट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बारे में आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आप सिर्फ एक कमेंट कर देना तो वो मैं आपको भेज सकता हूँ, या फिर आप वीडियो देख के उसमें से नोट करके लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। ये है यूनिट इकाई 2, हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर और व्यंजन के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें सिंपल ये बताया गया है कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि पाली, जैसे इसमें लिखा है, सबसे पहले भाषा पाली थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ये फिर पुरानी हिंदी, फिर मैथिली, फिर अवधी, फिर ब्रज भाषा, और फिर खड़ी बोली बन गया उसके बाद धीरे धीरे। तो ये जो है 1000 साल लग गए इस चीज़ में। सबसे पहले आदिकाल की भाषा थी, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक में। तो ये जो भाषाएं हैं लगातार चेंज होती रहती हैं, एक से दूसरे में मर्ज होकर तीसरी बनती रहती है, फिर 2 मर्ज होकर कोई बाहर से आती अलग बन जाती है, जैसे कि हमने पिछली यूनिट में डिस्कस किया। प्लीज़ उसको पिछली वाली वीडियो को देखें तो आप कनेक्ट हो जाओगे इससे। तो इसमें जो है मन की, यही बताया था कि भाषा क्या होती है, जो हम अपने मन की बात होती है चिन्हों के द्वारा कैसे दूसरों को बताते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन पक्का, वो पिछली यूनिट में से 15 नंबर का आपको मिल जाएगा, उसको पक्का देखें। तो भाषा वही है कि हम जो अपने भाव हैं, विचार है, कैसे दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं। तो वही इसमें बताया कि मन के विचारों को व्यक्त करना उसे भाषा कहते हैं। संस्कृत में ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। संस्कृत में भाष का अर्थ कहना होता है। ठीक है, क्या होता है संस्कृत में? भाष का अर्थ कहना, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये इसमें बताया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी है, छोटा शॉर्ट नोट, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो मौखिक भाषा जो हम सिंपल बोलते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो वो लगातार चेंज भी होती रहती है। कोई भाषाएं आपस में मिलकर चेंज होती रहती है। मौखिक भाषा का कोई आधार नहीं है। तो जो लिखित भाषा होती है, जो पुराने ज़माने में कहीं पर भी लिखी हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ है जो लेख है, लिखित भाषा, चाहे वो शिलालेख पे हो, ताड़पत्र पे हो, ताम्रपात्र पे हो, कागज़ पे हो, वो सभी सुरक्षित रहती है। लेकिन मौखिक भाषा सुरक्षित नहीं रहती है, वो लगातार चेंज होती रहती है। तो इसलिए लिखित भाषा का एक स्वरूप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बताया गया है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर हो सकता है, ये आपको जानना है। उसके बाद वर्ण और लिपि क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, वर्ण होता है जो हमने ध्वनि पैदा करी। जैसे मैंने पै बोला, पेड़, पै, तो पै को किस तरीके से लिखना है, पै को पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सा साउंड है ये। तो वर्ण का अर्थ है, वर्ण के कई अर्थ होते हैं, इसमें बताया वर्ण के कई अर्थ होते हैं। पहले काला, गोरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब भेद, प्रकार, रूप इसके लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण का यूज किया गया है वो किसका, अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज किया गया है। तो ये छोटी छोटी ध्वनियाँ निकालते हैं वर्ण। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि वर्ण क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं छोटी छोटी ध्वनियाँ निकालते हैं। और हिंदी भाषा में जो है, हिंदी भाषा में ये ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी वर्णों को मूलतः देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। लिखने की जो भाषा है वो देवनागरी, उसका दूसरा नाम नागरी भी है। ठीक है,
ये पक्का अपना जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखना कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी से लिया गया हुआ है, जिसका दूसरा नाम नागरी है। इसके जो दूसरी भाषाएं हैं वो भी सेम है, देवनागरी से लिखी, जैसे महाजनी, कैथी, मारवाड़ी, और ये लिपि भी हिंदी की तरह ही लिखी जाती है, लेकिन हिंदी इनके ऊपर हावी होगी देवनागरी इन सब लिपियों के ऊपर, ठीक है। तो रोमन में भी कुछ लिखी जाती है। तो रोमन में जब लिखते हैं, जैसे हमने भाषा लिखना है, नीचे देखो भाषा लिखा रोमन में, लेकिन इसको कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है, इसको हम बोल सकते हैं भाष, भाषा, भसा, भास, भाषा, भाष, भाषा, भाष। तो हिंदी में क्या है, देवनागरी में क्या है, हिंदी देवनागरी में जो बोला है वही पढ़ा जाता है, वही साउंड निकाला जाता है। लेकिन रोमन में जब लिखते हैं तो उसमें वो साउंड नहीं और उसके कई मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट इसमें समझ में आना चाहिए। वर्ण विचार के बारे में, वर्ण विचार के बारे में ये चीज़ें आ सकती हैं। वर्ण विचार क्या है, ये आता है, इसको नोट कर लेना। हाँ, बहुत ज़्यादा संभावना है वर्ण विचार के बारे में आने की। तो भाषा की अनेक रूपता आ जाने पर विभिन्न प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। जैसे मान लिया भाषा क्या है, मैंने बताया कि वो लगातार चेंज होती रहती है। कितनी प्रकार की भाषा टाइम के साथ चेंज होते होते कहाँ पे आके रुकी है, फिर ये भी चेंज होती रहती है। तो भाषाएं जो हैं वो लगातार बदलती रहती है। अनेक रूपता होने पे तो उनमें भ्रम आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए क्या वर्ण विचार का प्रयोग किया गया है शास्त्रों के अंदर, व्याकरण बनाया गया है उसके लिए, ठीक है। व्याकरण के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो बोला है वो सही है कि नहीं है। व्याकरण इंग्लिश हो या हिंदी हो, सभी में व्याकरण होता है, हिंदी का व्याकरण होता है। तो भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने के जो शास्त्र बनाया गया है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है कि स्टैंडर्ड प्रदान करता है, मानक प्रदान करता है कि भाई इस तरीके से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको जो है किन भागों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर पद विचार, वाक्य विचार। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। वर्ण विचार सिंपल एक साउंड होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, ठीक है। शब्द साउंड जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मिला के शब्द बनता है ना, वर्ड बनता है, तो उसके बारे में कि वो सही है कि नहीं है। पद, फिर कई शब्द मिला के जो है एक पद बनता है, वाक्य, सेंटेंस, तो वो सही है कि नहीं है। फिर वाक्य और बड़ा जो है, पद मतलब शब्द, जो दो शब्द मिला लिए तो पद बन गया। फिर वाक्य जो और बड़ा हो गया तो उसमें भी क्या वो सही है कि नहीं है, उसके बारे में विचार किया जाता है। ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण के हिसाब से। इसके अतिरिक्त दो और छंद होते हैं, विचार छंद और छंद विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, ये याद रख लेना। हिंदी व्याकरण में स्वीकृत हैं छंद विचार और छंद विकार, ये 4 विभागों के साथ में 2 और हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार के बारे में बता दिया मैंने, सिंपल उसके बारे में आप इतना ही लिखना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। वर्ण विचार हो गया कि भाई एक वर्ण के बारे में वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ऐसी भाषा लता जो शब्द है, जैसे ले, ते, आ, ले में भी ए होता है, तय में भी आ, लता, ऐसे सिंपल इसको अलग अलग करके लिखे जाएंगे तो लता ऐसे लिखा जाता है। इसके बारे में भी नीचे क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है, कोलोन, सेमी कोलोन, डैश, अर्ध विराम, विराम, कोष्टक आदि चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये छंद में आता है। छंद भी होता है और पद भी होता है, उन विचार जो मैंने 2 एक्स्ट्रा बताए थे वो वाले। अब एक सिंपल आने वाला है क्वेश्चन, वर्णमाला। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वर्णमाला दोबारा ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं इसको पढ़ा आपको पढ़ाने से पहले, तो मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिला। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही देख लो, आपको पढ़ाने से पहले मेरे को पढ़ना पड़ रहा, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और फिर वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, कितना टाइम लगता है, कितनी बड़ी वीडियो होती है, फिर अपलोड करना। तो यार कम से कम मुझे 3 लाइक और 3 सब्सक्राइब दे दो इस वीडियो के ऊपर, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आ सकूँ। अच्छा, तो करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप समझते हो कि इतनी मेहनत पे 3 लाइक 3 सब्सक्राइब दे दो तो और मेरा हौसला आगे बढ़े, तो प्लीज़ यार कर दो। चलो तो शुरू करते हैं आगे। तो वर्णमाला के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर तो आपको पता है 11 होते हैं, इसमें लिखा है यहाँ ए से लेके ओ तक। जो अंग होता है उसको अनुस्वर बोलते हैं और ए को विसर्ग बोलते हैं। व्यंजन जो है कै से लेके और मैं तक होता है, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम तो इसको भी उसी में सोचते हैं कि ये व्यंजन है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं ये रे ले वे से को अंतस्थ, और ये श है को उष्म, और अक्षत रे ग को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जय और फै जो बाद में ये वर्ड आया, जो पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ जब बाहर से कुछ मुस्लिम्स आ गए, अंग्रेज आ गए, तो कुछ वर्ड एक्स्ट्रा वर्णमाला में जुड़े, तो वो ये है, इसको बोलते हैं आगत वर्ण, अ, जय और फै। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो है पिछली वाली, वो भी देखना, ये पार्ट 2 है।
तो आपको समझ में आ जाएगा। विशेष व्यंजन जो है डे और ढे होते हैं। तो हम क्या सोचते थे कि पहले पूरा व्यंजन हो गया ना, तो ऐसे नहीं है। आपको जब एग्जाम में लिखना है तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके नंबर ज़्यादा आएंगे इस तरीके से लिखने से कि भाई व्यंजन क्या होता है, ये होता है, स्वर होते हैं, ये अनुस्वर होते हैं, विसर्ग होता है, ये व्यंजन होता है, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त व्यंजन, फिर आगत वर्ण और विशेष वर्ण। बस ये इतना से याद करना। और नंबर मान लिया 5 का है तो 5 के 5 मिलेंगे आपको। और अगर आप बिना पढ़े जाएंगे यार हिंदी है तो बस ऐसे स्वर ये होता है, व्यंजन ये होता है, पूरा लिख दोगे, वो सोचेगा सट्टा मार रहा है, नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद वीडियो काफ़ी मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी हो जाए, तो वोवेल्स को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा 11 है जो आपने ऊपर पढ़ा, तो इसमें हर एक में, ठीक है, ए आ ई ऊ री ऋषि ए ओ 11 हो गया। देवनागरी में ये 11 होते हैं। कुछ जो है मिला के बनते हैं, जैसे ए और ई मिला के ए बनता है, आर ई मिला के ए बनता है, ए और ऊ मिला के ओ, ए और बड़ा ओ मिला के आओ। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन लिखना ऊपर वाले वही है। उसमें सिंगल वो अपने खुद के उस पे बेस पे काम करते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उसमें ए पक्का लगा रहता है हर एक में, वो स्वर उसके साथ ऐड होते हैं व्यंजन के साथ। ठीक है, तो वो आप इसमें नीचे दिखाएंगे, ज़्यादा गहराई में मत घुसना उसके किसी भी चीज़ के। तो आपको सीधा स्वर ये होते हैं, व्यंजन ये होते हैं, इसमें लिख देना। ठीक है, तो व्यंजन में देखे जैसे इसमें बताया था मैंने, वर्ग बताए थे ना, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग। ठीक है, कै से आगे कै कै गई हैं, च छ जय जय, ऐसे करके कै च टे ते और पै वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। ठीक है, इनका उच्चारण हो गया। इन सभी के साथ ए और लगता है। जैसे मान लिया य र ल व श श श है, इसको क्या बोलेंगे, पीछे पढ़ा था ना, य र ल व श को, यहाँ पे पढ़ा था, देखो भूल गए इतनी जल्दी। ये य र ल व श को बोलते हैं अंतस्थ। ठीक है, तो स्वर हो गए, व्यंजन हो गया, व्यंजन के बाद अंतस्थ वगैरह इसमें आ जाते हैं। और संयुक्त अक्षर होते हैं, क और श मिला के क्ष, त और र मिला के त्र, ज और ए मिला के ज्ञ। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड मिला के नेक्स्ट जो संयुक्त वर्ड बनते हैं। थोड़ा सा ये आपके उसमें आता है, ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा। फिर जैसे क और श मिला के क्ष, त और र मिला के त्र, ज और ए मिला के ज्ञ, ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसी के प्रकार से फिर आगे हम ये छोड़ देना, थोड़ा ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये बता रहा है कि आपकी आवाज़ कैसे निकलेगी। ठीक है, डे और ढे के बारे में इन्होंने कुछ बुलाया। तो कितने व्यंजन होते हैं, 37, और स्वर कितने होते हैं, 11। तो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका स्वर व्यंजन वाला। अब वर्ण लिखने की रीति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके कुछ वर्ड देगा और उसको बोलेगा इसका विच्छेद कीजिए, कैसे लिखते हैं उसको ये बताना पड़ेगा आपको, उसका फुल फॉर्म कैसे हो गया। तो हम सिंपल लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है, मैं इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। देवनागरी लिपि में सबको पता है लिखा जाता है वर्णमाला के। ठीक है, हर एक शब्द, तो मात्राएं उसमें प्रयुक्त होती हैं। हर एक की मात्रा आपको पता ही है, आ की मात्रा कौन सी है, ई की, छोटी की, बड़ी की, ये सब, ओ तक कौन सी मात्राएं हैं। ये स्वर जो होते हैं उनकी सिर्फ मात्राएं जो है व्यंजन के साथ लग जाती हैं, ये काफ़ी आपको पता ही है। और जो अभी जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, जो कै, टे, ठे, डे और डे, ये जो वर्ड होते हैं, जब इनका आधा वर्ड लिखते हैं, आधा वर्ड मतलब जिसके नीचे हलंत लग जाता है, एक डंडा जैसा लग जाता है, हलंत बोलते हैं उसको। तो ये आधा, तो इसकी जो खड़ी मात्रा है वो ख़त्म हो जाती है। वो जो डंडा होता है ना, इसको बोलते हैं, नीचे लिखे जो वाक्य हैं इसमें ये ऐसे लिखे जाएंगे, इसका आधा मामला ख़त्म हो गया इसका। ठीक है, तो इसकी जो सीधी जो अक्षर होती है वो पट लाइन, उसको हटा दिया जाता है इसमें से। अब जैसे खे, ये जो वर्ड हैं इनको लिख, खड़ी लाइन हटा दी गई इसमें, कौन सी, खड़ी, खड़ी पाई हटा दी जाती है इसमें से जब इनको आधा लिखते हैं। जैसे खे को लिखना है तो ये साइड का खड़ी लाइन गई, घे को आधा लिखेंगे खड़ी लाइन गई, तय को आधा लिखेंगे खड़ी लाइन गई। तो समझ गए, इसकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। ये ध्यान रख लेवाना इन वर्ड को जब लिखते हैं। लिपि लिखने का तरीका बता रहे हैं इसमें। उसके बाद जो ये है डे और ए, जो ये व्यंजन है, उनको जब लिखते हैं तो इनके नीचे हलंत लग जाता है या ऊपर अंक की नुक्ति आ जाता है। ठीक है, और अब जब रे के साथ
जब ऊ और ऊ की मात्रा आती है तो आपको पता होगा, एक ये अगर सिंपल ऐसे करके लिख दिया तो छोटे ओ की मात्रा है, और थोड़ा घुमा के बड़ा करके लिखा है इस टाइप में तो बड़े ओ की मात्रा है। रै के अंदर जब मात्रा लिखी जाती है तो ऐसे लिखी जाती है। 3-4 पॉइंट रखना है कि लिपि लिखते टाइम व्यंजन के स्वर कौन से होते हैं, फिर व्यंजन कैसे होते हैं, आधा लिखना है तो कैसे लिखना है, रै लिखना है तो इसमें ऊ के साथ रै पे ऊ लिखना है तो कैसे लिखना है। अभी रै किसके अंदर लिखना है, कुछ वर्ड के साथ लिखना है, जैसे ध के बाद कै और जय के साथ तो ऊपर आता है रै। अब जब रै को हम तय और रै तय कै के साथ और तय के साथ लिखते हैं तो कैसे क्रय त्रय ऐसे अंदर आता है वो, ठीक है। और जब कै टै डै ढै इनके साथ लिखते थे, ठीक है, तो इसमें जैसे ये दिया है तो इसमें जो है किसके साथ रै नीचे भी आता है रै, तो अभी इसमें लिपि लिखने का तरीका पता चल गया। वर्ण लिखने की रीति कौन सी है, स्वर कैसे लिखने हैं, व्यंजन कैसे लिखने हैं। अगर उसमें आधा लिखना है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है, और आधा लिखना है तो आधा तय आ जाता है, अण आधा आ जाता है तो कैसे रै में ऊ की मात्रा देनी है तो अंदर आ जाती है। रै अगर लिखना है तो ऊपर के किन शब्दों के साथ ऊपर आता है, किन शब्दों के साथ यहाँ पे अंदर की ओर आता है, चे पै बै ऐसे वर्ड है तो उनके अंदर नीचे आता है। कुछ वर्ड होते हैं जिसमें ऊपर आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगला वर्ड आ गया, देखिए यहाँ पे बताया था, मैं बोला था ना रै, ये वाला रै, जब द और है के साथ रै आता है तो द्रै द्रै हृदय हृदय पढ़ते हैं ना, है में रै होता है वो यहाँ पे, फिर द और ये हृदय तो वो रै होता है यहाँ पे, है में रै नीचे आता है, आ रहा है, द में रै नीचे आ रहा है ये, तो द में रै कैसे आता है, द और है में, और ऊपर कौन से रै आया था वो याद रखना, श और श के साथ रै कैसे आता है, श्रय ऐसे बन जाता है, ठीक है। श्रमिक, श्रवण, श्रम, श के साथ रै कैसे आता है, रै का मेन इसमें अपने क्वेश्चन में डिस्कस करना है। अब वर्ण विच्छेद आ गया, वर्ण विच्छेद इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको वर्ड दे देगा, बोला उनका विच्छेद कर दीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक व्यंजन के साथ ए लगा होता है, विजय, आप सिंपल जब लिखेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो विजय व्यापी की मात्रा वी फिर प्लस जय प्लस यह लिख दोगे, लेकिन वो गलत है। वै के साथ ई आ गया, फिर जय के साथ ए आएगा, फिर य के साथ भी ए आएगा, विजय हो गया। है रै देव है हरदेव, प्लस है प्लस रै प्लस दे की ऐसे लिख दोगे, नहीं लेकिन नहीं, है के साथ भी है, रै के साथ भी है, द के साथ एक ही मात्रा है, ठीक है, ये वाले एक ही मात्रा है, फिर वै के साथ ए है, ठीक है। ऐसे इसको एक्सटेंशन फॉर्म में लिखना है, समझ गए। तो चलो आगे चलते हैं। फिर व्यंजन और स्वर का कैसे उच्चारण किया जाता है ये तो सभी को पता है, लेकिन ये होठों से मुंह से कैसे, इसको इतना गहराई से लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हार्ड है आपको। स्वर और व्यंजन के उच्चारण होने वाले प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये थोड़ा वर्ड हार्ड है, अगर आपको करना है तो कर दो, लेकिन इसकी जीवा मतलब मुंह से, स्पर्श से थोड़ा हार्ड साउंड निकलता है मुंह से, या स्पर्श करके निकलती है, या नाक से बोलना है, ठीक है, किस तरीके से उच्चारित करना है वो है, इसको थोड़ा इतना गहराई से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये आपको सारांश थोड़ा सा दे दिया। ये जो पीछे लास्ट में क्वेश्चन आंसर टिक करने वाले एक्सटेंशन वाले इसको पक्का कर लेना, और आपके 10-15 नंबर पक्के हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, और इसमें से कम 10-15 नंबर का आपको मिल जाएगा जो मैंने समझाया है। और मैं जो एग्ज़ाम आएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उससे पहले कुछ मैं आपको वीडियो डालूँगा, मैं बता दूँगा। तो आप, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। तो यार कम से कम मुझे 2 लाइक 2 सब्सक्राइब दे दो, तो मैं सोचूंगा कि अच्छी अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।